हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे लुईस 16 वहाँ का बादशाह बनता है, ट्रेजरी खाली होती है, उसके बाद में लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिए जाते हैं और वो टैक्स के लोगों के ऊपर लगते हैं, सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर लगते हैं। और उसके बाद में जब इतने मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग तो स्ट्रगल करेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव। जब लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिए गए उसके बाद में उनकी हालत कैसी थी, उनकी कंडीशन कैसी थी। तो आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। सब कुछ नोट डाउन करते जाना, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो बताना ज़रूर। तो मसला क्या था वहाँ पे? जो वहाँ की पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो 1715 की अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1715 की अगर हम बात करें तो वो 23 मिलियन थी। 1715 में 23 मिलियन और 1789 में 28 मिलियन। तो पॉपुलेशन 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन तक जा पहुंची। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड्स तो बढ़ेंगी चीज़ों की, तो वो खाने के लिए उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए होगा, वो जिंदा कैसे रहेंगे। तो उसके बाद में क्या होता है, जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन के साथ साथ जो ग्रेन्स होते हैं, खाने का जो सामान होता है, उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो मसला क्या था, वहाँ पे जो प्रोडक्शन थी वो कम थी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हमें चाहिए 100 किलो किसी चीज़ का, हमें मान के चलो कि 100 किलो आटा चाहिए, लेकिन प्रोड्यूस होता है सिर्फ 80। इसका मतलब ये है कि उनकी जो जो प्रोडक्शन थी वो कम थी, लेकिन डिमांड जो थी वो दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही थी। उसके बाद फिर क्या मसला होता है, जो प्रोडक्शन जब कम होती है, आपको पता है जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। जब प्रोडक्शन कम थी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड ज़्यादा थी, तो इसके साथ साथ क्या हो, उन फूड ग्रेन्स की जो प्राइस थी वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही थी। हालांकि जो वहाँ के वर्कर्स थे उनकी जो वेज थी वो फिक्स थी, वर्कर्स की वेज फिक्स थी, उनकी जो वेज थी वो इस बढ़ती प्राइस को मैच नहीं कर पाई। जब वो इस बढ़ती प्राइस को मैच नहीं कर पाई तो दिन ब दिन वहाँ पे क्या होता जा रहा था, जो वहाँ के अमीर लोग थे और जो वहाँ के गरीब लोग थे, इनके बीच का जो गैप था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जो गरीब था, गरीबों की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही थी। एक तो ये मसला था, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, प्राइस इंक्रीज हो गई। इसके साथ साथ में फ्रांस को नेचुरल क्लैमिटीज़ ने भी पकड़ के रखा हुआ था। वहाँ पे ड्राउटनेस थी, ड्राउट आ गया था, हील थी, और इससे क्या मसला होता है, वहाँ की जो हार्वेस्टिंग थी वो रिड्यूस हो जाती है। जब इतना सब मसला होता है तो ये सारे जो वहाँ पे इवेंट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें किस तरफ लेके जाती है फ्रांस को, ये सारी चीज़ें फ्रांस को लेके जाती है सबसिस्टेंस क्राइसिस की तरफ। All these led to the subsistence crisis. Subsistence crisis हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, जब इंसान की बेसिक नीड्स ही फुलफिल ना हो तो उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। जब सबसिस्टेंस क्राइसिस बढ़ता है तो यहाँ से जो फ्रांस की सोसाइटी है, खासकर थर्ड स्टेट जो फ्रांस की सोसाइटी है, वो एक यहाँ से एक सडन शिफ्ट लेती है। शिफ्ट क्या लेती है? जैसा कि आपको पता है कि जब रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया तो पीजेंट्स ने इसमें शिरकत की, पीजेंट्स ने हिस्सा लिया, इसमें वर्कर्स ने हिस्सा लिया, दोनों ने प्रोटेस्ट किया, ज़्यादातर पीजेंट्स ने और वर्कर्स ने। अलबत्ता इनके हाथ किसी भी तरह की उतनी कामयाबी नहीं लगी थी, इनको हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद में क्या होता है, जो थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्पेरस लोग होते हैं, प्रॉस्पेरस मतलब जो अमीर लोग होते हैं, उनको ये बात समझ में आती है कि नहीं भाई, इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा, इनसे कुछ नहीं होगा, अब हमें इस जो ये रेवोल्यूशन है इसको हमें खुद आगे लेके जाना होगा। तो फिर वो क्या करते हैं, इस रेवोल्यूशन को खुद लीड करते हैं, जो वहाँ के प्रॉस्पेरस लोग होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रॉस्पेरस लोग होंगे तो एजुकेटेड होंगे ही। तो जो एजुकेटेड लोग थे 18th सेंचुरी में क्या होता है, जो मिडिल क्लास के लोग थे उनमें एक राइज आता है, वो ग्रो करते हैं। लेकिन कौन से लोग? ये एजुकेटेड लोग। उसमें मर्चेंट्स आते हैं, उसमें लायर्स आते हैं, उसमें ऑफिशियल्स आते हैं। और इनकी ग्रोथ के पीछे राज क्या है? इनकी ग्रोथ के पीछे राज है, इनकी जो वेल्थ होती है वो ये ट्रेड से अर्न करते हैं, ट्रेड के साथ साथ अपनी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अर्न करते हैं। एज यू नो कि एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग मतलब जानने वाले लोग हैं, तो इन्होंने डिमांड की, इन्होंने बोला कि जो प्रिविलेज पाई जाती है फ्रांस की सोसाइटी में, द प्रिविलेज शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। कोई भी अगर बादशाह का बेटा है तो वो बादशाह नहीं बनेगा, बादशाह वही बनना चाहिए जो डिजर्विंग है। तो जो वहाँ पे जो प्रिविलेज होंगे, जो राइट्स होंगे, वो बाय बर्थ नहीं होंगे, वो ऑन द बेस ऑफ मेरिट होंगे। अब ये किन लोगों की डिमांड थी? जो ग्रोइंग मिडिल क्लास के लोग थे। इसके साथ साथ में ये लोगों ने क्या डिमांड की कि देयर शुड बी फ्रीडम, देयर शुड बी इक्वल लॉज एंड देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये नहीं कि अमीर लोगों के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज होंगी, गरीब लोगों के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज होंगी। इन्होंने फ्रीडम की डिमांड की, इन्होंने इक्वल लॉज की डिमांड की, इन्होंने अपॉर्चुनिटीज की
डिमांड की। और जो इन्होंने डिमांड की, ये इक्वल लॉज, ये फ्रीडम, ये लिबर्टी वगैरह, ये इन्होंने इंस्पायर होके बोला है। और इन लोगों को इंस्पायर करने वाले कौन थे? इन लोगों को इंस्पायर करने वाले थे कुछ फिलासफर्स वहाँ के। जैसा कि आपको पता है कि सारे समाज के लोग तो एक जैसे नहीं होते, फिर वो किसी मेंटर को फॉलो करते हैं, उनका जो मेंटर होता है उसको फॉलो करते हैं, किसी के आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। और इन लोगों ने जिनके आइडियाज़ को फॉलो किया, जिन लोगों से इंस्पायर होकर इन चीज़ों की डिमांड की, उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है जॉन लॉकी। जॉन लॉकी एक इंग्लिश फिलासफर है जिसको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। जॉन लॉकी एक जो फिलासफर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी द ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में वो ये लिखते हैं कि देयर शुड बी नो एब्सोल्यूट पावर। जो बादशाह होगा, बादशाह के पास किसी भी तरह की एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। बादशाह के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। और वो ये डिस्कस करते हैं, जॉन लॉक की अपनी किताब में ये लिखते हैं कि जो इंसान होता है उसके पास नेचुरल राइट्स होते हैं। नेचुरल राइट्स मतलब नेचुरल राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ होगा, राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू लिबर्टी होगी, राइट टू प्रॉपर्टी होगी। ये नहीं है कि जो बड़े लोग हैं सिर्फ वही प्रॉपर्टी रखेंगे, जो गरीब लोग हैं उनको दबा के रखेंगे, उनके पास जीने का हक है, इनके पास जीने का हक नहीं है, उनके पास राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी इनके पास नहीं है। ये लिखते हैं कि जो इंसान है, इंसान के पास ये राइट्स बाय बर्थ होते हैं, ये नेचुरल राइट्स हैं। जब इंसान पैदा होता है उसके पास राइट टू लाइफ है, उसके पास राइट टू लिबर्टी होनी चाहिए, उसके पास राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये लिखते थे जॉन लॉक की। इसके बाद में एक और फिलासफर हैं, फ्रेंच फिलासफर, जिनका नाम है रूसो। रूसो किस चीज़ को अपोज करते हैं? रूसो अपोज करते हैं मोनार्की को, कि मोनार्की शुड बी एबॉलिश्ड, यहाँ पे कोई मोनार्की नहीं होगी। और जो भी लोग हैं, जो लोग, उनका सबसे जो फेमस स्टेटमेंट है वो ये है कि लोग जो है समाज में इक्वल पैदा होते हैं। समाज में जब लोगों का जन्म होता है तो वो इक्वल पैदा होते हैं। अलबत्ता जो हमारी सोसाइटी होती है, हमारी सोसाइटी उनको अनइक्वल कर देती है। अदरवाइज सारे लोग समाज में बिल्कुल फ्री पैदा होते हैं और सब एक जैसे पैदा होते हैं। कोई अमीर कोई गरीब पैदा नहीं होता। जब बच्चा जन्म लेता है तब वो अमीर या गरीब नहीं होता, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो इसको अनइक्वल कर देती है। और ये भी लिखते हैं कि देयर शुड बी जनरल विल। जो बादशाह होगा वो अपनी मनमानी नहीं करेगा। जो गवर्नड होंगे, इनके ऊपर वो हुकूमत करेगा, उनकी राय का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनकी जनरल विल का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या लिखते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये लिखते हैं कि जो लोग होंगे एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, देयर शुड बी ए कंट्रैक्ट बिटवीन देम। उनके बीच में कंट्रैक्ट होगा। कंट्रैक्ट क्या होगा? जो लोग होंगे उनके पास, जैसा कि आपको पता है कि फ्रीडम अनलिमिटेड है, तो उस फ्रीडम, वो अपनी कुछ फ्रीडम को गिव अप करेंगे, अपनी कुछ आज़ादी को छोड़ेंगे। किस लिए? ताकि वो आपस में मिल के रहे, समाज में एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, हार्मनी के साथ रहें। और उसके बदले में जो स्टेट होगा, स्टेट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। इसी को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और ये लिखना किसका था? और ये लिखा था रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और लिखा था कि जनरल विल का होना बहुत जरूरी है। और एक और फिलासफर आते हैं जिनका नाम है मॉन्टेस्को। मॉन्टेस्को ने भी एक किताब लिखी। मॉन्टेस्को ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में वो ये लिखते हैं कि देयर शुड बी द डिवीजन ऑफ पावर। जो भी पावर होगी वो डिवाइड होनी चाहिए। वो किसी एक बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, किसी बादशाह के पास नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी ऑटोक्रेसी, देयर शुड नॉट बी मोनार्की, देयर शुड बी द प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के आर्गन होने चाहिए। देयर शुड बी ए लेजिस्लेचर, एन एग्जीक्यूटिव, एंड देयर शुड बी ए जुडिशरी आल्सो। वहाँ पे लेजिस्लेचर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, लॉ मेकिंग बॉडी होनी चाहिए, लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में इन दोनों के ऊपर जो चेक्स एंड बैलेंस रखेगा, एक वो बॉडी भी जुडिशरी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फ्रांस ने जो अमेरिका था उसकी हेल्प की थी 13 कॉलोनीज को रिहा करने में, 13 कॉलोनीज को आज़ादी दिलाने में इनडायरेक्टली। ठीक है, किसी जंग में उसने शिरकत नहीं की, इनडायरेक्टली की, लेकिन उसमें भी पैसे लगे। और जब यूएस यानी कि अमेरिका, जब अमेरिका ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था, तो उसके बाद जब उनको आज़ादी मिली उनकी 13 कॉलोनीज को, तो वहाँ पे इसी सिस्टम को फिर इम्प्लीमेंट किया गया। इस सिस्टम को कि वहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होना चाहिए। तो उसके बाद में जो आइडियाज़ निकले, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी, अब ये आइडियाज़ पूरे शहर में फैलने लग गए। और फैलने कैसे लग गए? इनको सैलून में डिस्कस करना शुरू किया लोगों ने, इनको काफ़ी शॉप्स में डिस्कस करना शुरू किया, इनको किताबों में छापना शुरू किया, इनको न्यूज़पेपर में छापना शुरू किया, ताकि सारे लोगों के पास ये आइडियाज़ जाएं और सब लोग अवेयर हो और सब लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि नहीं, हम गुलामी की इन जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं। उसके बाद में जो इलिटरेट पीपल थे, जो लिख नहीं सकते थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, उनके सामने इन आइडियाज़ को लाउडली पढ़ा गया, रीड किया गया उनके सामने इन आइडियाज़ को, ताकि उनके अंदर भी इस चीज़ का जज्बा पैदा हो जाए। उसके बाद में
इस चीज़ से जब लोगों के अंदर नफरत पैदा हुई, क्योंकि लोगों को आज़ादी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी, लिबर्टी, इक्वलिटी चाहिए थी, इसके साथ साथ में लोगों ने एक और खबर सुनी कि जो लुईस 16 है वो फिर से लोगों के ऊपर टैक्स को इंक्रीज करने जा रहा है, ताकि उसकी जो डेली नीड्स है नेशन की उनको फुलफिल किया जाए। और जब उन लोगों ने ये न्यूज़ सुनी तो उनके अंदर अब आग तो ऑलरेडी जल रही थी, उनके अंदर जो बारूद बने हुए थे उनको फिर से चिंगारी लग गई। तो उन लोगों ने क्या काम किया, उन लोगों ने बादशाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ, इसके आगे की कहानी हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में, हमने ये पढ़ा कि लोग स्ट्रगल टू सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि लोगों के पास एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई थी, पॉपुलेशन के साथ साथ में फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी वो भी इंक्रीज हो गई, उसके साथ साथ में उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो गई, और वहाँ पे वर्कर्स की वेज जो थी वो कम थी, जिससे उनकी डेली नीड्स फुलफिल नहीं होंगी। उसके बाद में क्या हुआ, जो गैप था अमीरों और गरीबों के बीच में वो और बढ़ता चला गया। फिर लोगों ने डिमांड की, जो प्रॉस्पेरस लोग थे थर्ड स्टेट के, उन लोगों ने फिर इस रेवोल्यूशन को वो आगे लेके चले। उनको लगा कि नहीं, अब इन पीजेंट्स और वर्कर्स से कुछ नहीं होगा, अब हमें खुद लीड लेनी पड़ेगी। उसके बाद में ये डिमांड करते हैं कि प्रिविलेज जो होगा वो बाय बर्थ नहीं होगा, ऑन द बेस ऑफ बर्थ, प्रिविलेज शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट। उसके बाद में ये डिमांड करते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। और इंस्पायर होते हैं जॉन लॉक से, इंस्पायर होते हैं रूसो से, इंस्पायर होते हैं मॉन्टेस्क्यू से। और यहाँ तक की स्टोरी क्लियर रही होगी। अगर किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।